यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और जो टेस्ट नंबर आपका 5वां चल रहा है, ठीक है, 2066 कोड है और 5वां जो टेस्ट है इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। लास्ट पार्ट आपका जो चौथा पार्ट बचा हुआ है तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आपका यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर तक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब 20 नंबर तक ही आपका जो पेपर रहता है उसमें क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर तक क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से आपका 5वां पेपर, सॉरी 5वां पेपर हो चुका है, मैं 6ठा पेपर स्टार्ट करूँगा यहाँ से, राइट। 5वां पेपर हो चुका तो हो जाएगा आज से, तो 6ठा पेपर स्टार्ट करूँगा, 6ठे पेपर का पार्ट 1 से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आपका जो पेपर 5 का चौथा पार्ट है 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तु एवं सेवा कर। जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था इसमें कि 16 नंबर जो क्वेश्चन है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा क्वेश्चन को और इसका प्रयास कीजिएगा लिखने का, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन को। वस्तु एवं सेवा कर की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, लागू होने के बाद से इसकी उपलब्धियां और इसके समझ आने वाली चुनौतियों का वर्णन करना है। चुनौती मतलब क्या है, आपका पॉजिटिव हो निगेटिव हो सकता है कि क्या इसमें बात थी, ठीक है, क्या बात इसमें नहीं है, तो आप यहाँ पे दोनों साइड से लिख सकते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण क्या रहेगा, दृष्टिकोण को देखते हैं। पहले आपके क्या है, पहले तो आप जीएसटी के बारे में बताएंगे क्या है, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का संक्षिप्त परिचय देंगे। दूसरी बात आपको बताना है जीएसटी की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसमें जैसा कि पूछा है कि मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी वो आप मुख्य विशेषताएं बताएंगे। और थर्ड पॉइंट पे आपको यहाँ पर बताना है जीएसटी के लागू होने के बाद इसकी क्या क्या उपलब्धि हैं, ठीक है, क्या क्या उपलब्धियाँ थी और उसके साथ साथ इससे संबंधित कुछ चिंताएं भी थी, है ना, कुछ चिंताएं भी थी, तो वो भी आपको यहाँ पर चिंताएं बताना है, चुनौतियाँ बताना है, ठीक है। अगला क्या बताना है, उसके बाद अपना निष्कर्ष बताना है कि क्या यहाँ पर हमारा निष्कर्ष होगा, चौथे पाँचवें जो भी पॉइंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा, देखो पहले आप जो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में बताएंगे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। इससे 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को भारत के कई जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको, जैसे कि उत्पाद शुल्क है, वैट है, सेवा कर इत्यादि को क्या है प्रतिस्थापित करते हुए लागू किया गया था। इनको क्या है, इनको समराइज कर दिया गया इसी में, ठीक है। इसी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, ठीक है। और ये एक गंतव्य आधारित कर है जिससे आपका मूल वर्धन पर आरोपित किया जाता है इससे, ठीक है, किस पर, ये मूल वर्धन पर यह आरोपित किया जाता है, ठीक है। तो जीएसटी की मुख्य विशेषताएं क्या है आप उतना लिखेंगे, उसके बाद जीएसटी की मुख्य विशेषताएं लिखेंगे क्या है, हेडिंग डालेंगे, उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप वस्तुओं के विनिर्माण अथवा बिक्री पर या सेवाओं के जो प्रावधान हैं उस पर देय कराधानों हैं उनकी तुलना में जीएसटी वस्तुओं के सेवाओं के लिए ये प्रदाय पर यहाँ लागू होता है, ठीक है। किस पे, प्रदाय मतलब सप्लाई पर लागू होता है। पहली बात आप बताएंगे। सेकंड बात बताएंगे जीएसटी मूल आधारित कराधान के सिद्धांत के विपरीत गंतव्य आधारित जो उपभोग होते हैं उसके कराधान सिद्धांत पर ये आधारित है। किसके कराधान पर आधारित है, गंतव्य आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे यहाँ से। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा भारत में दोहरी जीएसटी प्रणाली अपनाई गई है जिसमें केंद्र और राज्य एक साथ समान आधार पर कर लगाते हैं। केंद्र द्वारा लगाए गए जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी या सीजीएसटी बोलते हैं, राज्य द्वारा लगाए गए जीएसटी को एसजीएसटी या स्टेट जीएसटी बोलते हैं, राज्य जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इतना 3 से 4 पॉइंट आपको यहाँ बताने हैं। उसका अगला पॉइंट यहाँ पर रहेगा, अगला जो चौथा पॉइंट रहेगा वो यहाँ पर है वस्तु और सेवाओं के अंतर्राज्यीय प्रदाय, ठीक है, जो अंतर्राज्यीय आपके जो यहाँ पर सप्लाई होती है, राइट, उसमें जीएसटी लगाया जाता है। क्या होता है, अंतर्राज्यीय जो हमारा होता है समेकित होता है जो आपका सप्लाई होता है उसमें क्या जीएसटी लगाया जाता है। इसे भारत सरकार द्वारा या फिर भारत के सरकार के द्वारा या क्या उद्गृहित यहाँ पर संग्रहित किया जाता है या भारत सरकार के द्वारा इसको लिया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऐसे कर को जो संघ और राज्यों के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है जैसा कि संसद द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर कानून पर बनाकर निर्धारित किया गया हो, ठीक है। यह बात आपको बतानी है। और उसके बाद 5वां पॉइंट बताना है। 5वां पॉइंट है वस्तु सेवाओं के आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और ये एक उपयुक्त सीमा शुल्क के अलावा आईजीएसटी के अधीन होगा, ठीक है। याद रखना आईजीएसटी के, ये वाला पॉइंट आपको आईजीएसटी के लिए डालना है। फिर नीचे से आप लाइन छोड़ के लिखेंगे वर्ष 2017 में लागू किए जाने के बाद से जीएसटी ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की हैं। क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं आपको यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट आपको बताना रहेगा। पहला पॉइंट आपका रहेगा इसी में, पहले पॉइंट में ही हेडिंग है आपकी भारत के कराधान में वृद्धि हुई है, पहला पॉइंट हेडिंग है। इसके अंतर्गत लिखेंगे पिछले 4 वर्षों में, ठीक है, पिछले 4 वर्षों में 2017 से आपका जो 2021 है, ठीक है, पिछले 4 वर्षों में करादाताओं जो हैं उसमें आधार पर 6.25 लाख लगभग दोगुना हो गया, कितना 1.28 करोड़ हो गया है, ठीक है। जो आपके कराधार हैं उसमें क्या वृद्धि हुई है, आप सीधे से बता सकते हैं जो भारत में कराधारों से वृद्धि हुई है 2017 में 17 से 21 में 66.25 लाख इतने लाख थे, अब जो बढ़कर 1.28 करोड़ हो गया है, सीधे से ये पॉइंट बताना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसी में, सेकंड पॉइंट यहाँ बताएंगे आप, उसमें बोलेंगे अनुपालन संबंधी सुगमता, ये हेडिंग है। इससे अप्रत्यक्ष कर संबंधी जो अनुपालन में दक्षता आई है, साथ ही इसमें जो अप्रत्यक्ष कर के प्राधिकरण है उसमें भी कमी आई है जिनसे क्या व्यवसायी के संपर्क में आने पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे,
थर्ड पॉइंट में आप डालेंगे लॉजिस्टिक जो दक्षता में वृद्धि हुई है वो बताएंगे क्या वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार एंट्री या प्रवेश कर या जांच चौकी जो है, ठीक है, जो अंतर्राज्यीय व्यापार में बाधाएं आती हैं उसको समाप्त करके राष्ट्रव्यापी ई वे बिल, ठीक है, ई वे बिल व्यवस्था का क्रियान्वयन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला क्या है, अगला जो भी पॉइंट रहेगा नंबर देखते रहो। ठीक है, लेन देन की लागत में कमी आई है, ये हेडिंग डालेंगे तो इसके अंदर लिखेंगे सभी अंतर्राज्यीय लेन देन पर 2% अतिरिक्त लागत, राइट, ब्रैकेट में लिखेंगे केंद्रीय बिक्री कर, ठीक है, को समाप्त करके जीएसटी ने समग्र लेन देन की लागत है उसको क्या है कम कर दिया है, राइट। उसके बाद आपको लिखना है पारदर्शिता में वृद्धि। अगला पॉइंट है क्या, पारदर्शिता में वृद्धि। इसके अंतर्गत लिखना है करदाताओं द्वारा जीएसटी के संबंध में किए गए अनुपालन की निगरानी जीएसटी पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है, राइट। साथ ही वे किसी भी व्यवसाय के बारे में संबंधित जो स्थायी खाता संख्या है या पैन नंबर है उसमें वस्तु सेवा कर की पहचान संख्या जीएसटी आई एन होता है जो, ठीक है, जीएसटी IN आदि के माध्यम से आधारभूत जानकारी यहाँ पर क्या है प्राप्त कर सकते हैं, जिससे व्यवस्था को पारदर्शिता यहाँ पर बढ़ी है। ठीक है, इतना पॉइंट बताएंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे इसी में पॉइंट और है, इसी पॉइंट में हेडिंग है जीएसटी संग्रह के बारे में आवश्यकता से अधिक अनुमान। ठीक है, जीएसटी संग्रह के बारे में आवश्यकता से अधिक अनुमान। देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो भी आपसे जीएसटी का अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर अभी जो एग्जाम हो रहे हैं या पूछता है या फिर आप जो भी आप लोगों ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, ठीक है, आपको जीएसटी का क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ से आपको ये सब पॉइंट आपको डाल के रखने हैं, ठीक है, क्रिएट करके रखने हैं पॉइंट, आपको तो ये पॉइंट याद करके भी रखना है। ठीक है, ये जो हेडिंग मैं बता रहा हूँ ये हेडिंग आपको कहीं लिख लेना है। अगर जीएसटी का क्वेश्चन आता है तो 7 से 8 हेडिंग वहाँ पे आपको यूज कर लेना है ये। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखेंगे उसके अंतर्गत ऑलरेडी आप लिख जाएंगे कि जितना लिखा है, राइट। तो हेडिंग आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि क्वेश्चन ये पुराना नहीं होगा, जीएसटी का है, हर 2 साल 3 साल में न्यूज़ में आता रहता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो अगला पॉइंट हमारा क्या था, अगला पॉइंट मैंने बताया था जीएसटी कर के बारे में आवश्यकता से अधिक अनुमान। तो क्या है, आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाया गया था, जैसे कि आरंभ के वर्षों में सरकार ने जीएसटी का संग्रह का अधिक अनुमान लगाया था, ठीक है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसलिए इसके संबंध में विफल प्रावधान की जो कराधान है उसकी भावना उत्पन्न हुई है, ये आप लिख सकते हैं। अपने मन से भी पॉइंट इसको क्रिएट कर सकते हैं हेडिंग बनाने के बाद, ठीक है। जैसे कि आपने इसमें बताया हेडिंग में जटिल कर स्लैब, तो इसके अंतर्गत आप अपने मन से लिख सकते हैं कि जैसे कि इसमें जटिल कर स्लैब संरचना की जो है हमारा ये मतलब लगातार क्या है इसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। जैसे कि स्लैब दर है, इसको दर कुछ टाइम में इसको परिवर्तित करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या है ये आप यहाँ पर पॉइंट बता सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जटिल एवं बोझिल फाइल संरचना, यहाँ पे भी आप अपना पॉइंट डाल सकते हैं। इसमें कि वर्तमान जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जो आपकी करदाता है उस पर अत्यधिक भार आरोपित करती है, ठीक है, वैध चालान या डेबिट नोट, ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है अग्रिम विनिर्णय है प्राधिकरण स्पष्ट और परस्पर विरोधी निर्णय, ये पॉइंट आप हटा दो, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर है कर चोरी और कर संबंधी धोखाधड़ी, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। जो आप मैंने पॉइंट बताया इसके अंतर्गत आप लिख भी सकते हैं अपने मन से, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि कपटपूर्ण चालान, जैसे चालान किया, चालान से चोरी करेंगे, नकली ई वे बिल बना दिया, ठीक है, इससे क्या है, इससे आपका जो गवर्नमेंट को पैसा पहुंचेगा वो पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है, और आपका जीएसटी चोरी करना है, ठीक है, ये सब क्या है धोखाधड़ी का है, राइट। ये सब आप यहाँ पर पॉइंट दिखा सकते हैं। उसके बाद अपना निष्कर्ष डालना है यहाँ पर। निष्कर्ष में क्या डालेंगे, हालांकि सरकार ने कई चुनौतियों के समाधान हेतु अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन जीएसटी को इसकी पूर्ण दक्षता के लिए, है ना, पूर्ण दक्षता के लिए सक्षम बनाने हेतु अभी भी अनेक पहलों की वहाँ पर आवश्यकता है, सही करने की आवश्यकता है, ठीक है। एकल जो आपका रिटर्न प्रस्ताव है कर संबंधी अनुपालन को सुगम बनाएगा और बार बार मिलान करने की आवश्यकताओं को समाप्त करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसमें लिखा जाना है निष्कर्ष में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यद्यपि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक सकारात्मक कदम है, तथापि उसमें कुछ ऐसी चुनौतियां भी विद्यमान हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है, चर्चा करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा दृष्टिकोण क्या रहता है, ठीक है। तो दृष्टिकोण हमारा देखेंगे क्या रहेगा। दृष्टिकोण में आप यहाँ पे लिखेंगे, देखो आपको पहले बताएंगे इसमें भूमि जो अभिलेख है उसके डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है, थोड़ा सा बात बताएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद बताएंगे भूमि अभिलेख के जो डिजिटलीकरण है क्या क्या इससे लाभ जुड़े हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, वो भी आप यहाँ पर बताएंगे। थर्ड पॉइंट में अपना निष्कर्ष देंगे आप, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। आंसर में आप जो भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण उसकी आवश्यकता के बारे में बताएंगे, तो इसमें लिखेंगे आर्थिक विकास और निर्धनता में कमी के लिए भूमि तक पहुँच एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। विश्वसनीय भूमि और संपत्ति रिकॉर्ड को प्राप्त करने में डिजिटलीकरण सहायक सिद्ध हो सकता है। इससे सरकार, उद्योग और नागरिकों के लिए भूमि का प्रभावी ढंग से उपयोग करना संभव हो पाएगा, राइट, एवं भूमि संबंधी संघर्षों को कम किया जा सकेगा। ये आपको 3 लाइन बता देनी है। उसके बाद क्या लिखना है, हेडिंग डालनी है भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लाभ, ठीक है, ये हेडिंग डाली भूमि डिजिटलीकरण के जो लाभ हैं ये लिखेंगे। उसके अंतर्गत भी एक हेडिंग है, उसके अंतर्गत हेडिंग है मुकदमेबाजी और मुकदमों का बोझ में कमी, ठीक है।
देखो जैसे मैंने आपको हेडिंग बताई आपको मुकदमेबाजों और मुकदमों के बोझ में कमी, तो आप ये लिख सकते हैं अपने मन से पॉइंट, ठीक है। आपको बस हेडिंग पता होनी चाहिए मुझे क्या प्रोसेस करना है आगे, राइट। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए, तो आंसर आप लिख जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे मुकदमेबाजी वाले में, इसमें लिखना है नीति आयोग के दस्तावेजों के अनुसार भूमि विवाद का निस्तारण करने में औसतन 20 वर्ष लगते हैं, ठीक है। बढ़ते हुए जो भूमि विवाद हैं इसके कारण न्यायालयों में कार्यभार में वृद्धि होती है और इन जो विवादित भूमि स्वामित्व हैं इन पर निर्भर क्षेत्रक हैं इन परियोजनाओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ से लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे कृषि ऋण को बढ़ावा, जो कृषि ऋण है इसको बढ़ावा। इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो आपका किसान ऋण है प्राप्त करने के लिए भूमि का उपयोग प्रायः जो आपका संपार्श्विक है या है ना संपार्श्विक के रूप में यहाँ पर करता है। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु यहाँ पर क्या है समतुल्य बंधकों को ऑनलाइन जो सृजन है उसके माध्यम से भी कृषि का ऋण प्रदान करने में तेजी लाई जा सकती है। तो कुछ भी अपना पॉइंट यहाँ पर इसके अंतर्गत बना के लिख सकते हैं जैसे कि कृषि के अंतर्गत आता होगा, ठीक है, ऋण को बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है नई अवसंरचना का विकास, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, देश की अर्थव्यवस्था कृषि से विनिर्माण और सेवाओं की ओर अग्रसित हो रही है, ठीक है। हालांकि अत्यंत जो आपकी भूमि है रिकॉर्ड में कमी के कारण नई और संरचना संबंधी परियोजनाओं में विलंब हो रहा है। तो ये भी पॉइंट आप बता सकते हैं, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अगला पॉइंट यहाँ से शहरीकरण और आवास, ये भी पॉइंट आपको पता है। शहरीकरण इसमें क्या झुग्गी झोपड़ियाँ में रहने वाले जो लोग हैं उसमें कोई स्पष्ट जो आपका भूमि स्वामित्व है या मालिकाना अधिकार प्राप्त इनको नहीं होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त चूंकि ये लोग क्या है अनधिकृत बस्तियों में निवास करते हैं, है ना, मतलब आज यहाँ किया कल यहाँ किया, ये बहुत अधिक जगह भी इनका निवास होता है कहीं, है ना। तो इसलिए क्या है ये बुरे बुनियादी सेवाएं यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। शहरी स्थानीय जो निकाय हैं इनके लिए कठिन होता है, अतः योजनाओं का सरल ऑनलाइन अनुमोदन और जो आपका अधिभोग प्रमाण पत्र है वो भू स्वामित्व की स्थिति के संबंध में स्पष्टता प्रदान करेगा, ये भी लिख सकते हैं। बेनामी लेन देन की जांच संभव है ना, ये क्या है बेनामी लेन देन, इसको देखते हैं। अस्पष्ट जो स्वामित्व है और गैर जो अद्यतन भूमि रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें क्या है बेनामी लेन देन जो आपका पारदर्शी तरीके से संभव हो सकता है, राइट। वर्ष 2015 में वित्तीय मामले में स्थायी समिति ने पाया कि बेनामी लेन देन के माध्यम से काले धन का सृजन को भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और उनके नियमित अद्यतन द्वारा समाप्त किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बेनामी लेन देन के बारे में भी लिख लेना है, कुछ पॉइंट्स अपने मन से भी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप ये पूरा हो गया, उसके बाद एक मेन हेडिंग डालेंगे भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ, जैसे कि यहाँ पर था क्या क्या चुनौतियाँ भी यहाँ पे अभी बताया था, जैसे चुनौतियाँ पूछा था, तो आप चुनौतियाँ लिखेंगे क्या क्या चुनौतियाँ हैं भूमि डिजिटलीकरण के समझ आने वाली चुनौतियाँ, ठीक है, चुनौतियाँ। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे आप इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे, देखो इसमें आप लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट आपको रहेगा, इसके अंदर का पहला पॉइंट लिखेंगे जो अवसंरचना विकास है उसमें भूमि की अनुपलब्धता, जो अवसंरचना विकास है उसमें भूमि की अनुपलब्धता, ठीक है। तो इसमें क्या है संबंधित विलंब जो है भार मुक्ति भूमि की जो अनुपलब्धता होती है उसमें भूमि अभिलेख के अद्यतन न होने के जो भूमि अभिलेख है उसमें संयुक्त माप जो सर्वेक्षण है उसमें यहाँ पर भूमि स्वामित्व के द्वारा यहाँ पर मुआवजे की मांग, ठीक है, या भू स्वामी के द्वारा बड़ी संख्या में यहाँ पर इसमें दाखिल करने का कारण होता है। ये आप चुनौतियाँ हम फर्स्ट पॉइंट में बताएंगे, उसमें बताएंगे। अगर ये पॉइंट बड़ा लगता है तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे श्रम बल की कमी, यहाँ पे ये पॉइंट डाल सकते हैं, अच्छा पॉइंट है ये। श्रम बल की कमी में क्या लिखेंगे भूमि अभिलेखों में निरंतर क्या है जो अद्यतन होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक राज्यों की भूमि को अभिलेख यहाँ पर कुशल श्रम बल की कमी होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे भूमि अभिलेखों में विभागों का खराब तालमेल, जो भूमि अभिलेख है उसमें विभागों का तालमेल जो खराब होता है वो लिखना है। जैसे कि राजस्व विभाग लिखित जो आपके अभिलेख हैं उसमें क्या है सर्वे एंड जो आपका सेटलमेंट जो डिपार्टमेंट होता है जिसको स्थानीय अभिलेखों का प्रबंधक बोलते हैं, ये इसका पंजीकरण विभाग होता है। ये सब कामकाज में क्या तालमेल का इनमें अभाव रहता है एक दूसरे डिपार्टमेंट में क्या अभाव रहता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे डिजिटल डिवाइड, इसको लिखेंगे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है और डिजिटल निरक्षरता में प्रमुखता से कमी पाई गई है इसमें, ठीक है। तो ये सब आप लिखेंगे। उसके बाद अपना यहाँ निष्कर्ष डालेंगे। निष्कर्ष में लिखना है आपको इन चुनौतियों के समाधान करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली, डेटा जो आपका वेयर हाउस है और जो वेब जैसी जो प्रौद्योगिकी हैं इसको व्यापक रूप से अपनाने की आवश्यकता है। यह निर्णय लेने या रणनीति योजना बनाने को तैयार करने के लिए आवश्यकता है जो आपका भूमि रिकॉर्ड के प्रबंधन को कुशल एवं सुगम बनाने के लिए कार्य करेगा, राइट। ये भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ एनपीए क्या हैं, जो आपकी गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ हैं एनपीएस ये क्या हैं। हाल के दिनों में भारत एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय पर यहाँ पर प्रकाश डालना है। तो दृष्टिकोण हमारा क्या बनेगा, इसमें दृष्टिकोण को देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो दृष्टिकोण हमारा बनेगा गैर जो आपके निष्पादित परिसंपत्तियाँ एनपीएस हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है कि क्या एनपीए की उदाहरण है, इसको बताएंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में आपको बताना है
एनपीए से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए जो उपाय हैं, क्या क्या सरकार ने यहाँ पर उपाय किए गए वो आपको पॉइंट से पॉइंट आपको बताने रहेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप इसको निष्कर्ष बता देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आंसर को देखते हैं। इसमें देखो आप लिखेंगे गैर जो निष्पादित जो परिसंपत्ति है एनपीए, ये क्या है। एक ये लिखेंगे गैर निष्पादित परिसंपत्ति एक बैंक डिफॉल्ट या बकाया राशि के परिवर्तित हो चुके ऋण या अग्रिम होते हैं, ठीक है। भारत में देय तिथि के बाद वह अवधि जिसके बाद मूलधन या ब्याज भुगतान को विलंबित या अपर्याप्त माना जाता है उसको 90 दिन के भीतर स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। कृषि अग्रिमों के लिए 90 दिनों के बजाय फसल के मौसम को इस अवधि के रूप में यहाँ पर इसे माना जाता है। इतनी बात आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको ये डालना रहेगा। बैंकों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है, ठीक है। 3 श्रेणी क्या है, 3 श्रेणी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ऐसे करके आप यहाँ पॉइंट भी बना सकते हो, मैप दिखा के थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या क्या है आपकी अवमानक परिसंपत्तियाँ, ठीक है, अवमानक परिसंपत्तियाँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका होगा यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियाँ, ठीक है, संदिग्ध परिसंपत्तियाँ तो आप लिख लोगे। उसके बाद क्या है, थर्ड यहाँ पर है जो हानि वाली संपत्तियाँ, ठीक है। क्या जो हानि वाली संपत्तियाँ हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। क्या क्या है हानि वाली, इसको देखते हैं। हानि वाली परिसंपत्तियाँ, ठीक है। तो ये तीनों आपको इस टाइप से हेडिंग बना के लिख लेना है और उसके बाद इन्हीं तीनों हेडिंग को यहाँ पर नीचे विस्तार से बता देना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमारा रहेगा। पहली वाली जो हेडिंग थी उसके बारे में देखते हैं, अवमानक परिसंपत्तियाँ। इन परिसंपत्तियों को 12 महीने या इससे कम की अवधि के लिए एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। दूसरी वाली क्या थी, जो संदिग्ध थी, ये परिसंपत्तियाँ 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए एनपीएस में बनी होती हैं, ठीक है। तीसरी वाली जो हेडिंग थी उसमें लिखेंगे हानि वाली परिसंपत्तियों में, हानि वाली परिसंपत्तियों में लिखेंगे आप वह होती हैं जिसमें बैंक द्वारा अथवा आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा आरबीआई निरीक्षण द्वारा हानि की पहचान की गई है, ठीक है। लेकिन ये राशि पूरी तरह से बट्टे या खाते में नहीं डाली जाती है। ये आप तीनों पॉइंट यहाँ से बता देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको नीचे लाइन छोड़ के लिखना है। उसके बाद आप नीचे लाइन छोड़ के लिखेंगे आरबीआई ने आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक हैं इसकी सकल निष्पादित जो परिसंपत्तियाँ हैं वर्ष 2014 से क्या है दोगुनी हो गई हैं। लेकिन ये वित्त वर्ष 2019 में 9.5 ट्रिलियन से घटकर लगभग 8 ट्रिलियन हो गई हैं, ठीक है। 9.5 से घटकर कितनी हो गई, 8 ट्रिलियन हो गई हैं। एनपीए के मुद्दे को हल करने के लिए भारत सरकार ने 4 प्रमुख क्षेत्रों को हस्तक्षेप की शुरुआत की है, ठीक है। भारत सरकार ने 4 प्रमुख हस्तक्षेप की शुरुआत की। क्या क्या, देखो आपको मैंने 3 पॉइंट आपको वो बताए, आप 3 पॉइंट अगर वो लिख देंगे और 4 पॉइंट अगर आप ये लिख देंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 4 पॉइंट क्या है, मैं आपको 4 पॉइंट फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। पहला क्या है, पहचान, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरा हेडिंग यहाँ पर क्या होगा, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, ठीक है। बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, ठीक है। बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, ये तीसरा क्या है, तीसरा आपका होगा यहाँ से दिवालियेपन का समाधान, आप लिख लेंगे तीसरे का दिवालियेपन का समाधान, ठीक है। जो चौथा पॉइंट होगा वो चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट आपका रहेगा यहाँ से जो सुधार है, रिफॉर्म, वो, ठीक है। तो ये आपको चारों पॉइंट्स आपको इसके अंतर्गत लिखना है और यहाँ से आपका आंसर अच्छा सा पूरा हो जाएगा। 3 पॉइंट आपने वो बताए, जैसे कि मैंने आपको बताया थे कौन कौन से पॉइंट थे, तीनों आपको पॉइंट थे जो अवमानक परिसंपत्तियाँ, संदिग्ध परिस्थितियाँ, हानि परिसंपत्तियाँ, ये बताएं। उसके बाद ये आंकड़े दिखाने के बाद आप जो 4 हेडिंग हैं जो बताए मैंने आपको, भारत सरकार के प्रमुख क्षेत्र हैं वो बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला बात मैं देखता हूँ, पहली हेडिंग क्या थी, जो भारत सरकार के जो आंकड़े थे उसमें से देखते हैं। पहचान मैंने जो बताया था आपका, रिकॉग्निशन बताया था, ठीक है। एनपीए, ठीक है, इसमें बोलते हैं एनपीए या छिपे दबाव की पहचान, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट इसी के अंदर पहचान में। पारदर्शी तरीके से एनपीए की पहचान करने के लिए वर्ष 2015 में बड़े पैमाने पर संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी के अंतर्गत लिखेंगे कमजोर वित्तीय तंत्र वाले बैंकों में सुधार के लिए आरबीआई द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की यहाँ पर तैयार किया गया था। बस 2 पॉइंट आपको यहाँ पर हो गए, ठीक है। एक आपकी हेडिंग पूरी हो गई, 2 पॉइंट्स आपकी एक हेडिंग पूरी हो गई जो पहचान की थी। दूसरी हेडिंग कौन सी है, दूसरी हेडिंग आपकी है बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। इसमें भी आप 2 पॉइंट डाल देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष डाल सकते हैं, ठीक है। क्या, मिशन इंद्रधनुष, इसमें लिखेंगे वर्ष 2015 में शुरू किया गया से, ठीक है। इसका उद्देश्य बजटीय आवंटन या पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के माध्यम से राज्य संचालित बैंकों में अधिक पूंजी डालना है ताकि वे पूंजी प्राप्यता मानदंडों को पूरा कर सकें, ठीक है। ये आप यहाँ पर दिखा देंगे। अगला क्या है, इसी में सेकंड पॉइंट में ही जो आपको बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, इसी में आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे राष्ट्रीय परिसंपत्तियां या पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड, ठीक है। लिखेंगे, अभी नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका 150 वर्ड में पूछेगा। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ से हो गया। तीसरे जो पॉइंट में आएंगे, तीसरी हेडिंग में आएंगे हम, वो तीसरी हेडिंग आपकी क्या, दिवालियेपन का समाधान, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत आपको लिखना है
दिवाला संशोधन जो आपका अक्षमता संहिता है आईबीसी, वो क्या है, इसको वर्ष 2016 में दिवाली खातों के लिए 180 दिनों की जो समयबद्ध वसूली है उस प्रक्रिया के प्रदान करने के लिए यहाँ पर अनियमितता से किया गया था इसको। ठीक है। प्रोजेक्ट सशक्त क्या है, प्रोजेक्ट सशक्त इसी में बता देंगे आपकी। इसमें प्रोजेक्ट सशक्त जो है इसका उद्देश्य आपका उच्च प्राथमिकता पर अधिक मूल्य वाली जो परिसंपत्ति है उसका समाधान करना। ठीक है। परियोजना के तहत 50 करोड़ रुपए तक के जो आपके बैड लोन है उस प्रबंधन की बैंक स्तर पर यहाँ पर इसको किया जाएगा। ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट यहाँ पे आप बता सकते हैं। और अगर जो चौथी हेडिंग रहेगी उस चौथी हेडिंग के क्या पॉइंट रहेंगे वो बता देता हूँ। जैसे कि आपको बताना रिफॉर्म, चौथी हेडिंग थी सुधार या रिफॉर्म, जिसमें लिख देंगे आरबीआई की शक्ति का विस्तार। क्या क्या आरबीआई की शक्तियों का विस्तार है, आप अपने मन से कुछ पॉइंट बता देंगे। अधिक मजबूत जो आपका ऋण जोखिम है वो भी हम बता देंगे। ठीक है। तो दो तीन लाइन आप यहाँ से बता देंगे। ठीक है। तो देखो आपका जो ये आंसर है, ये आंसर इस टाइप से भी तैयार हो सकता था। 3 पॉइंट मैंने ऊपर बताए, वो 3 पॉइंट के बारे में आप इस टाइप से यहाँ पे अगले पॉइंट्स बता सकते थे, 3 पॉइंट यहाँ बता सकते थे वैसे करके। तो तीनों जो हेडिंग थी, तीनों पॉइंट आपके यहाँ इतने में हो जाते हैं अगर फिगर बना के ऐसे करते। ठीक है। उसके बाद भारत सरकार ने क्या बोला, ये डाटा बोला भारत सरकार ने। वो डाटा के बाद आपको 4 हेडिंग बनाई गई, 1 2 3 4। वो हेडिंग बनाने के बाद आप इस टाइप से भी आंसर अपना यहाँ से दिखाने के बाद इस टाइप से अपना आंसर यहाँ लिख सकते थे ऐसे करके। तो सीधा फिगर बना के पूरा आंसर आप लिख सकते थे, कम टाइम में आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको जो फिगर वाला है यहाँ पे मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर देखेगा ना तो उसको देखने में टाइम कम लगेगा। मेन चीज़ क्या है, आपको पूरा इतना जो लिख देंगे पूरा से उतना देखने का टाइम किसी के पास नहीं है। सीधे से फिगर देखेगा, यहाँ से मुझे समझ आ रहा है, इसने बताया ऐसे ऐसे बता रहा है तो वो समझ आ रहा है। ठीक है। तो इस टाइप से फिगर जितना हो सके उतना ड्रॉ कीजिए आप। राइट। तो यहाँ पे आंसर आपका पूरा जाएगा। और आपको निष्कर्ष क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है एनपीए की समस्या। ठीक है। एनपीए समस्या के समाधान व्यापक आधार पर जो समग्र बैंकिंग सुधार है उसके लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। एनपीए का बढ़ता स्तर वित्तीय जो प्रणाली है उसको बेहतर समग्र स्वास्थ्य निगरानी और जो इसकी प्रगति है उसके लिए एक उपयुक्त सूचक के रूप में यहाँ पर कार्य कर सकता है। आपका आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है स्थिरीकरण या आपका स्टरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। आरबीआई जो आपके बाय आघात हैं उसके विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को कैसे स्थिर करता है, आपका दृष्टिकोण क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसको देखते हैं। ठीक है। तो हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, परिचय में आप यहाँ पर बताएंगे। दृष्टिकोण में जो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, प्रस्तावना रहेगी, इसमें आरबीआई द्वारा स्थिरीकरण को संक्षेप में बताएंगे आप कि आरबीआई जो हमारा स्थिरीकरण है क्या है ना, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरी बात आपको बताना है, इसमें चर्चा करने की आरबीआई जो बाय आघात हैं, ठीक है, बाय जो आघात होते हैं उसमें विरुद्ध यहाँ पर मुद्रा की जो आपूर्ति है उसको कैसे स्थिर करता है, क्या प्रोसेस स्थिर करता है, क्या क्या कारण है, ये क्या क्या पॉइंट है वो बताने हैं। तीसरी बात में आपको यहाँ पर निष्कर्ष डाल देना है। ठीक है। तो आंसर को स्टार्ट करते हैं, क्या देखते हैं। आंसर आप स्टार्ट करेंगे अपना, तो आंसर में लिखेंगे आप स्थिरीकरण के बारे में, जैसे कि मैंने बताया वो बताएंगे। स्थिरीकरण क्या, मौद्रिक कार्रवाई का एक रूप जिसमें एक केंद्रीय बैंक मुद्रापूर्ति पर जो पूंजी के अंतर्वाह है उसमें अंतर्वाह और बहिर्वाह जो हैं उसके प्रभाव को यहाँ पर सीमित और उन्हें प्रभावहीन करने का प्रयास करता है, इसको बोलते हैं स्थिरीकरण। ठीक है। ये आपका हेडिंग हो गई। उसके बाद लिखेंगे उदाहरण के लिए, आप उदाहरण अगर दे सकते हैं उदाहरण बता सकते हैं, वरना कोई नहीं, आप उदाहरण नहीं लिखेंगे, सीधे से आप अपना पॉइंट में आइए। ठीक है। पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, आप नीचे जो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद अपना पॉइंट्स में लिखेंगे भारत में आरबीआई के पास बाय आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित तंत्र हैं। क्या क्या निम्नलिखित तंत्र हैं वो बताएंगे। पहला हेडिंग खुला बाजार परिचालन, ये भी आप फिगर बना के भी दिखा सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आप लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे एरो दिखाएंगे ऐसे करके, कुछ जो बातें दी होती हैं वो आप दिखाने के बाद सीधे एरो बनाइए और अपना फिगर ड्रॉ कर दीजिए क्या क्या यहाँ पर बातें हैं। ठीक है। इस टाइप से आप इसको क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। खुला बाजार परिचालन, इसमें क्या है, ये आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थिरीकरण का मुख्य साधन होता है। इसके द्वारा प्रणाली में प्रतिभूतियों की एकमुश्त बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त तरलता अवशोषित किया जाता है। ठीक है। सेकंड बात हेडिंग है यहाँ पर, इसमें बाजार स्थिरीकरण योजना, ये क्या है, इस योजना के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता को वापस लेने के लिए बाजार स्थिरीकरण बॉन्ड है ना जारी करता है। यह रुपए बॉन्ड का मूल्य सरकार के लिए शुद्ध आरबीआई ऋण के रूप में इसे माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका बाजार स्थिरीकरण है योजना है, इसको प्राप्त जो सरकार के पास जो आय होती है वो नहीं आएगी इसमें। ठीक है। सॉरी, जो आपकी बाजार स्थिरीकरण योजना है इससे प्राप्त जो आय है सरकार के पास नहीं जाएगी है। राइट। हालांकि यह बॉन्ड सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाता है। बाजार स्थिरीकरण योजना से प्राप्त आय को एक अलग पहचान के योग्य नगद खाते के रूप में इसको रखा जाता है। ठीक है। आपको ये बताना है। अगला पॉइंट आप हेडिंग बताएंगे, इसी हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग है भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत सरकार का अधिशेष। क्या क्या भारत सरकार के पास अधिशेष है आपको ये बता देना है। ठीक है। क्या क्या है, जैसे कि आप इसमें लिखेंगे क्योंकि आरबीआई आपका अधिनियम में सरकार के लिए विशेष जो भुगतान है उसकी अनुमति नहीं देता है, इसलिए क्या अधिशेष जो आपकी राशि है ब्याज को अर्जित करने के लिए रिजर्व बैंक के पोर्टफोलियो में रखी गई है। ठीक है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, फलस्वरूप यह स्थिरीकरण के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग क्या है, विदेशी मुद्रा विनिमय। विदेशी मुद्रा विनिमय में क्या लिखेंगे, जिसको फॉरेक्स स्वैप बोलते हैं। ठीक है।
ये पूंजी अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न तरलता के सृजन को स्थापित करने, ठीक है, स्थगित करने और इसके परिणाम स्वरूप भंडार में वृद्धि करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए आप दिखाएंगे इसमें, जैसे आपका जो आपका रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड है RIB, इसको पुनर्भुगतान करने में पूरा जो आपका वायदा है वो खरीद दायित्व के पर इस पे ऊपर निर्धारित करता है, ठीक है। ये आप पूरी बातें यहाँ से 4 हेडिंग में बता देंगे और आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो जो निष्कर्ष लिखना है, निष्कर्ष क्या लिखना है, विदेशी मुद्रा बाजार के हस्तक्षेप के लिए विनिमय बाजार की परिसंपत्तियां, तरलता परिसंपत्तियां और जो आपका सरकारी प्रतिभूति बाजार है उसकी परिसंपत्तियां जो हैं उसमें अग्रिम बाजार की परिस्थिति को निरंतर जो मूल्यांकन है उसकी आवश्यकता होती है। RBI द्वारा अनेक विवेकपूर्ण जो आपके स्थिरीकृत हैं उसके हस्तक्षेप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। भले ही यहाँ पर क्या विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप की चल नीति का प्रभाव कितना भी अधिक और स्थायी क्यों ना हो, ये आपको यहाँ पर दिखा देना कि जो मुद्रा की बाजार दरें हैं या मुद्रा की जो दरें होती हैं इनके लिए नीति परिचालन के लक्ष्य के साथ संरेखित रहती हैं ये, ठीक है। आपको ये बता देना है, राइट। देखो जो मैंने 4 पॉइंट आपको ऊपर बताए वो चारों पॉइंट लेके आपको आंसर लिख देना है। बता देना जो मैंने ऊपर 2 लाइन बताया इसका निष्कर्ष का, ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 से 3 लाइन ही लिख दीजिए जो बताया मैंने, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। विदेशी मुद्रा जो बाजार है उससे हस्तक्षेप के लिए क्या हमारी विनिमय बाजार की परिस्थितियाँ हैं, क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, जिसको FRBMA बोलते हैं, ठीक है। इसके क्या उद्देश्य है, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको बताना है आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो देख सकते हैं आप ये राजकोषीय उत्तरदायित्व। तो देखो आपका दृष्टिकोण क्या होगा, यहाँ से हमारा दृष्टिकोण इसमें होगा राजकोषीय जो उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, उसके बारे में आप बताएंगे क्या है ये 2003 का अधिनियम, ठीक है। सेकंड बात में आपको क्या बताना है, सेकंड बात बताएंगे FRBM अधिनियम 2003 के उद्देश्य क्या क्या है, उसको वर्णित करेंगे क्या क्या उद्देश्य है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका जो रहेगा उसमें बताएंगे अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, वो बताएंगे। उसके बाद अपना निष्कर्ष डाल देंगे चौथे पॉइंट में। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। आंसर देखते हैं। आप पहली बात क्या बताएंगे, राजकोषीय उत्तरदायित्व का बजट प्रबंधन क्या है। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM जो है अधिनियम 2003 को भारत की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए उद्देश्य से यहाँ पर अधिनियमित किया गया था। इसने सरकार को एक संस्थागत ढांचे के माध्यम से जो राजकोषीय नीति है उसको अपनाने हेतु बाध्य करके राजकोषीय सुधारों का एक महत्वपूर्ण मोड को चिन्हित किया है, ये आप बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ तक ही लिख सकते हैं कि पारदर्शिता के अनुशासन लाने के उद्देश्य से ऐसे अधिनियमित किया गया था, बस इतना ही हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद हेडिंग डालना है आपको FRBM अधिनियम 2003 के क्या उद्देश्य, FRBM अधिनियम 2003 के उद्देश्य हैं क्या क्या हैं, ये हेडिंग डालेंगे आप। हेडिंग के अंदर के लिखेंगे पॉइंट में लिखेंगे आप केंद्र सरकार को अंतरपीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त करके लंबी अवधि तक यहाँ पर क्या है आर्थिक स्थिरता ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका मौद्रिक नीति में आने वाली जो राजकोषीय बाधाएं हैं उसको दूर करना, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे घाटे और उधार को सीमित करके प्रभावी ऋण जो प्रबंधन है उसको प्रभावी ऋण प्रबंधन को ला सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, भारत में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए RBI को लचीलापन प्रदान करना, ठीक है। तो ये आपको 5 पॉइंट यहाँ से बताने हैं, ठीक है। और छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट है वर्षों से भारत में ऋण का अधिक न्याय संगत वितरण शुरू करना, ठीक है। वर्षों से क्या है भारत का जो अधिक ऋण का अधिक न्याय संगत है वो वितरण शुरू करना। ये पॉइंट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो आपको 5 पॉइंट बहुत है, जो 4-5 पॉइंट मैंने बताया, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है FRBM अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है, प्रमुख विशेषताएं जो है यहाँ पर पूछिए वो बतानी है, ये भी आपको पॉइंट वाइज बतानी है, क्या क्या पॉइंट है इसके भी देखना है। तो देखो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप अधिनियम केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे, ठीक है, राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने के लिए, राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने के लिए उचित उपाय अपनाने के आदेश देता है, ठीक है, ताकि मूल रूप से 2009 तक जो राजस्व घाटे हैं उसको समाप्त किया जा सके। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट इसी में लिखना है यदि कर राजस्व के माध्यम से राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम नहीं किया जा सकता तो आवश्यक समायोजन व्यय में कमी कोई उपाय को यहाँ पर अपनाना होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे वास्तविक घाटा केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदा के आधार पर या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य असाधारण आधारों पर निर्दिष्ट लक्ष्यों पर अधिक हो सकता है। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, केंद्र सरकार नगद प्राप्तियों पर नगद संवितरण की अस्थायी जो अधिक है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर अग्रिम को छोड़कर RBI से उधार नहीं लेगी। अगला क्या पॉइंट है, RBI को वर्ष 2006 से 2007 तक की जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूति थी उसके प्राथमिक निर्गमों को व्यय नहीं करना चाहिए। अगला है आपका पॉइंट राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों के बीच यहाँ पर क्या है अपना विवरण रखेगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है
तो बस यहाँ से इतना आपके 7 से 8 पॉइंट ये निकल गए, ठीक है। 7 से 8 ये निकल गए, 5-6 पॉइंट आपके वो निकल गए, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद सीधा सा आप निष्कर्ष डालेंगे। निष्कर्ष क्या लिखेंगे? बजट के संबंध में प्राप्तियां और व्यय। निष्कर्ष आपको लिखना है। निष्कर्ष में लिखेंगे बजट के संबंध में प्राप्तियां और व्यय की जो प्रवृत्तियां हैं उसकी त्रैमासिक समीक्षा संसद में दोनों सदनों में समीक्षा रखी जाए, ठीक है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट बढ़ा सकते हैं। इन लक्ष्यों को कई बार टाला गया है। एनके सिंह समिति आप डाल सकते हैं। एनके सिंह समिति द्वारा वर्ष 2016 में अधिनियम की समीक्षा की गई थी। इस समिति ने ऋण को जीडीपी के अनुपात में लक्षित करने और उसे वर्ष 2023 तक 60% लाने के लिए क्या यहाँ पर सुझाव दिया था। बस ये चीज़ आप इतना लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए टेस्ट 5 के। टेस्ट 5 का 20 क्वेश्चन हो गया। अब मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से आपका टेस्ट 6, ठीक है। टेस्ट 6 देख लेते हैं इसमें क्या है। ये तो GS3 का था आपका पूरा, मतलब GS3 में पूरा इकोनॉमिक का था, पूरा GS3 नहीं था। GS3 में ओनली इकोनॉमिक का था ये। अगला टेस्ट जो आपका 6 नंबर रहेगा वो देखते हैं किस सब्जेक्ट का रहता है। वो तो अभी हमारे पास है बट अभी यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है, तो इसको देख लेते हैं कि अभी पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखते हैं टेस्ट 6 में हमारा कौन सा है, और पहला पार्ट यहाँ पर अपलोड कर दूँगा वो, ठीक है। जो भी रहेगा तो देखते रहिए। वो आपका कितना था, 2066 था आपका रहेगा। ये 2067, ठीक है, वो रहेगा। तो मैं जल्दी यहाँ पर इसको भी अपलोड कर दूंगा। तो आप जितना भी आंसर है, मैक्सिमम जितना आंसर आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जितना भी आंसर मैं आपको यहाँ 5 बताता हूँ, अगर 2 से 3 आंसर भी आप डेली लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर 5 लिखते हैं टाइम निकाल के, अगर 2 से 3 घंटे 4 घंटे आपको लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, 1 घंटे में अगर एक क्वेश्चन लिख पा रहे हैं तो 5 घंटे आप दीजिए, 5 घंटे, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आंसर राइटिंग से ही आपका प्रीलिम्स का पॉइंट्स निकलेगा, ठीक है। यहाँ से ही आपका प्रीलिम्स का पॉइंट निकलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट में निष्कर्ष में, एनके सिंह समिति आपसे क्वेश्चन में सीधे से प्रीलिम्स से पूछेगा एनके सिंह समिति किससे संबंधित है, ठीक है। आपको देगा FRBM का जो अधिनियम था उससे संबंधित है, या देगा बैंकिंग सुधार से अधिनियम संबंधित। ज़्यादातर मोस्टली लोग बैंकिंग सुधार से मारेंगे, ठीक है। तो क्या है, आपको जो FRBM संबंधित जो हमारा अधिनियम था उससे संबंधित है, ठीक है। आपको मैंने पूरा बताया FRBM के बारे में। ये तो आपको याद रखना है। आप जैसे थोड़ा सा अगर ये आंसर राइटिंग करेंगे ना, अब आपका पॉइंट अगर कभी मेंस में प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आया तो आपको हिट करेगा वो कि मैंने ये FRBM पढ़ा हुआ था और यहाँ से क्वेश्चन मेंस में था, ठीक है। तो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा वो, ठीक है। इस टाइप से आपको मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने, ठीक है। बाकी मैंने आपको 5 पेपर करा चुका हूँ, वो भी प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। तो एंड करते हैं वीडियो को। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।